गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप सबका दोस्तों स्वागत है हमारे आज के 5 सितंबर डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। आज के दिन हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आपका टीचर हूं, लेकिन मेरे भी कोई टीचर्स हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो मेरे स्कूल के टीचर्स हों, मेरे कॉलेज के टीचर्स हों। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं उन सबको सबकी सराहना तो नहीं कर सकता, इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ मैं, लेकिन उनके योगदान के लिए उनका धन्यवाद ज़रूर कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने मेरी लाइफ में मुझे कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई, चाहे वो मेरे दोस्त रहे हों, चाहे वो मेरे टीचर्स रहे हों, और सबसे ऊपर चाहे वो मेरे पेरेंट्स रहे हों। तो अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन ऑन दिस ओकेजन। चलिए तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन का आगाज़ आपके साथ करते हैं। उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको पूरी तरीके से आ रही होगी। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले होमवर्क से। पहला क्वेश्चन था, ऑपरेशन मुस्कान अभी न्यूज़ में है, ये कौन से सिटी में शुरू किया गया है? तो उसका आंसर मुंबई है। कितनी ट्रांजैक्शन लिमिट है स्मॉल वैल्यू डिजिटल ट्रांजैक्शंस की, पेमेंट्स की ऑफलाइन मोड में एज ऑफ सितंबर? तो ऑफलाइन मोड में जो अभी लिमिट है उसे 500 रुपये रखा गया है। कौन से स्टेट ने लाडली बहना योजना शुरू की है, जहां पर अभी हाल ही में 250 रुपीज़ बढ़ा दिए हैं इन द मंथली जो एक सपोर्ट है, और अब 1250 रुपीज़ पर मंथ सपोर्ट मिलता है टू द विमेन बेनिफिशरीज़। कैबिनेट ने कौन सा दिन डिक्लेयर किया है नेशनल स्पेस डे के तौर पर? तो वो दोस्तों डे जो है दैट इज़ 23 अगस्त। कौन सा वो कंट्री है, कौन सी वो कंट्री का मिलिट्री फोर्स है जिसने अनवेल किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट वॉल्कायरी फॉर एरियल कॉम्बैट? उसका आंसर यूएसए है। मैंने आपको बताया था कि वो एक तरह से विंगमैन का काम करेगा और एनेबल करेगा ना सिर्फ टारगेट्स को असेस करने में, उनको पहचानने में, बल्कि उन्हें न्यूट्रलाइज करने में। सारे काम जो है ये जो आपका वॉल्कायरी है वो कर सकता है। अब आते हैं हमारे आज के रिवीजन पर। द 4th G20 शेरपा मीटिंग इनमें से किस शहर में ऑर्गेनाइज की जा रही है? ये लास्ट बड़ी मीटिंग है। इसके बाद आपका G20 समिट 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में शुरू किया जाएगा। तो इसका आंसर है नू में इसको शुरू किया गया है। नू हरियाणा पड़ता है और पिछले कुछ समय से इनफेमस काफ़ी था बिकॉज ऑफ द वायलेंस जो इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ। कितने मेंबर्स को ड्राफ्ट किया गया है इन द पैनल दैट इज़ लेड बाय मिस्टर रामनाथ कोविंद द फॉर्म प्रेसिडेंट, जो कि एक्सप्लोर करेगा द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन प्रोसेस? वेल, टोटल मेंबर्स आपके 8 हैं। 8 में फ़िलहाल 7 की रजामंदी आ चुकी है, 7 ने अपना अप्रूवल दिया है। अभी जो एक मेंबर हैं जो वर्तमान में करंट में लीडर ऑफ अपोजिशन है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने अभी तक इसकी मंजूरी जो है वो नहीं दी है। तो देखना बाकी है मंजूरी वो कब तक देंगे। एक टाइफून है जिसका नाम है हाईकुई, उसने इनमें से किस कंट्री के तट को हिट किया है? और उस कंट्री में 3000 उस खबर आने तक लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। उस कंट्री का नाम आपका ताइवान है। वैसे चाइना में भी एक टाइफून आया है, उसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इंडोनेशिया की बात करेंगे। इंडोनेशिया में जो 43rd आसियान समिट है वो इंडोनेशिया में आपका दोस्तों होने जा रहा है, और ये आपका आज के दिन 5 सितंबर को ये आपका शुरू किया जा रहा है। जनरल ब्राइस ओल्ग्युई गुएमा जो हैं ये इनमें से किस देश के लीडर डिक्लेयर किए गए हैं? इनफैक्ट ये उस देश की रिपब्लिकन गार्ड जो है उसके ये लीडर भी हैं। तो सवाल यहाँ पर बहुत बेसिक सा है कि कौन से देश के आर्मी ने इनको चुना है, बिकॉज वहाँ पर तख्ता पलट कू हुआ था। उसका आंसर है ऑप्शन 2 दैट इज़ गबोन। सिमिलरली सिंगापुर का आपको बताना है, सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर कितना परसेंटेज ग्रोथ देखा गया है ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स में, जो कि आरबीआई के डेटा के हिसाब से है? वेल, इसका आंसर है 5.1% का। सिमिलरली मैक्सिमम ग्रोथ जो है आपकी वो दिल्ली में है, और कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है इन द मेट्रो सिटी दैट इज़ कोलकाता। तो ग्रोथ के मामले में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है 10 सिटीज़ में जिनकी रैंकिंग आई थी वो दिल्ली की है, और कंट्रैक्शन में कोलकाता आपका लास्ट रैंक पे आया है। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्शन वहाँ देखा गया है 10 में से 8 शहरों में ग्रोथ देखी गई है। अब आते हैं हमारे आज की राष्ट्रीय खबरों पर। द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, ये समिट आपका अगस्त में हुआ था। उस समिट के आउटकम्स को अभी प्रेजेंट किया गया है,
और उन आउटकम्स को नाम दिया गया है गुजरात डिक्लेरेशन का। अब यहाँ पर गुजरात नाम देने के पीछे रीज़न ये है बिकॉज गुजरात में हुआ था, लिख लीजिए गांधीनगर में वो समिट हुआ था, जाहिर सी बात है तो उसका नाम गुजरात से आएगा। समिट हुआ था ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। इनफैक्ट उनकी कोशिश है जो आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो आपकी इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, जो आपकी मेडिसिन चल रही हैं, उनका मिक्सचर करके दुनिया में लोगों को की हेल्थ को बेटर करना, उसके ऊपर एक आपका जो समिट है वो हुआ। तो उसका एक आउटकम है उसे इस डिक्लेरेशन के ज़रिए इशू किया गया है। फिर भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक 3 साल का पार्टनरशिप किया है उनकी मंत्रालय ने विथ मेटा विच इज़ अर्लियर नोन एज फेसबुक। एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप नाम है, एम्पावरिंग अ जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। मतलब ये कोलैबोरेशन किया गया है ताकि बच्चे, स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स यानी हम और एंटरप्रेन्योर्स, उन सबको साथ मिलकर हम एजुकेशन को प्रमोट करें। फिर भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अनवेल किया है स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जी एंड गांधी वाटिका इन न्यू दिल्ली। और आखिरी में जो पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस है किसान क्रेडिट कार्ड की, वो मुंबई में ऑर्गेनाइज़ की गई है और ये पहली कॉन्फ्रेंस जो है उसको शुरू किया गया है। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे है, इसलिए मैंने इस फोटो क्या रखा है। इन्होंने, तो मैंने वैसे बताया था आपको कल, इन्होंने अपोज किया है, ही इज़ नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द पैनल। सवाल मेरा आपसे है कि ये कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनका कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। उसका आंसर मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अब आते हैं पहली खबर पे। जैसे मैंने पहले कहा आपसे, द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ था गांधीनगर गुजरात में। उसके आउटकम का नाम दिया गया है गुजरात डिक्लेरेशन। अगर इस आउटकम की बात करें तो ये आउटकम इस समिट को लेकर है और इसमें 2 या 3 पॉइंटर्स हैं, 2 मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला है एक ऐसा एजेंडा तैयार करना जिससे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, उनके साथ मिलकर हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 17 हैं टोटल में, उनमें से जो गोल्स हेल्थ के ऊपर हैं उनको अचीव करना। साथ ही साथ साइंस, टेक, ह्यूमैनिटी के माध्यम से और TCIM अगेन ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव मेडिसिन के माध्यम से हम कैसे दुनिया भर की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर इसका मेन फोकस है। साथ ही साथ इसका जो समिट का थीम था दैट वाज टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। और साथ ही में गुजरात के अंदर ही WHO के साथ गुजरात गवर्नमेंट और केंद्र की सरकार ने दुनिया का पहला WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को जामनगर गुजरात में स्टार्ट किया है। तो कंफ्यूज मत होना बेटा, गांधीनगर में समिट हुआ था और जामनगर जो है वहाँ पर WHO का सेंटर फॉर ग्लोबल जो सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसको सेटअप किया गया है, याद रहेगा आपको। तो इस और साथ ही में जो आउटकम का डिक्लेरेशन है उसका नाम गुजरात डिक्लेरेशन है। धर्मेंद्र प्रधान साहब ने, जैसा मैंने पहले बताया आपको, एक 3 साल का अग्रीमेंट किया है, वो देखिए बैठे हुए हैं, और एग्रीमेंट हुआ है मेटा एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से। 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग स्किल सिखाई जाएगी मेटा के जरिए आने वाले 3 सालों में। साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर्स एग्जिस्टिंग है, बडिंग है, उनको डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सिखाया जाएगी मेटा के प्लेटफॉर्म से, और 7 रीजनल लैंग्वेजेस में ये स्किल्स उनको सिखाया जाएगा। इसके अलावा 3 लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब एक हामी भरी है, अभी वो पक्का नहीं है। इनफैक्ट अगर ये MOU हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा, अभी इंटेंट है कि हम चाहते हैं करना साथ में। वो साइन किया है मेटा, नाइसबर्ड, AICTE और CBSE ने, जहां पर नाइसबर्ड का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। तो मोटा माटी बात यह है कि स्टूडेंट है, एंटरप्रेन्योर है, एजुकेटर है, उन सबको ग्रो कराने के लिए आने वाले सालों में एक 3 साल का अग्रीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, CBSE, AICTE, नाइसबर्ड और मेटा ने साथ में मिलकर। तो उस वजह से ये पूरी खबर आपकी न्यूज़ में है। सवाल यहाँ पर 3 बनेंगे। सवाल पहला बनेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म के साथ, कौन से कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया है 3 साल का फॉर एजुकेटर, स्टूडेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि एजुकेशन को एम्पावर कर सकें। जनरली डाउट होता है हमें 2 से 3 ऑप्शंस में, या तो मेटा हो सकता है, गूगल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट भी हो सकता है, और ओरेकल भी हो सकता है, बिकॉज पिछले 2 सालों में इन्हीं 4-5 में से संगठनों ने एग्रीमेंट्स किए हैं। तो यहाँ आंसर जो है वो आपका क्या बना, मेटा आंसर बना, जो पहले जिसका नाम फेसबुक था।
गांधी जी की एक प्रतिमा, एक स्टैचू, बहुत ही सुंदर स्टैचू है और गांधी वाटिका को इनॉग्रेट किया है, अनवेल किया है भारत की माननीय प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये स्टैचू आपका 12 फीट लंबा है और ये गांधी वाटिका में ही स्थित है, जो कि राजघाट के पास है। इस मौके पे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि फिलहाल आफ्टर द ऑर्डिनेंस सुओ मोटो एक तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिल्ली के, वीके सक्सेना, वो मौजूद थे और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन कमेटी विजय भी वहां पर आपके मौजूद थे। मुद्दे की बात यहां पर यह है कि सवाल बनेगा कि गांधी वाटिका शुरू कहां हुई है। गांधी वाटिका आपकी न्यू दिल्ली में हुई है, साथ ही साथ गांधी जी का स्टैचू भी न्यू दिल्ली में आपका स्टार्ट किया गया है। यहां पर सवाल अगर बनता है तो गांधी वाटिका पर ही बनेगा, उससे ज़्यादा सवाल आपका यहां पर नहीं बनेगा। फिर एक स्टेटमेंट दिया है भारत के आरबीआई गवर्नर ने। स्टेटमेंट सुनिए, स्टेटमेंट है, नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोग्रेस मेड सो फार, the key challenges to existing cross-border payments continue to be high cost, low speed, limited access and insufficient transparency। इनका मानना है कि जो भी पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में चीज़ें हुई हैं ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स आसान हो सके, ताकि हम ओवरसीज ट्रांजैक्शंस को आसान कर सकें, और अगर किसी को इंडिया पैसे भेजने हैं या ओवरऑल ट्रांजैक्शंस करने हैं या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करने हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो अभी भी वो लिमिटेड एक्सेस वहाँ पर है, स्पीड काफ़ी कम है, काफ़ी अधिक खर्चा लगता है और ट्रांसपेरेंसी भी वहां पर क्वेश्चनेबल है। ये स्टेटमेंट दिया है शक्तिकांता दास ने। अब ये क्यों दिया? उन्होंने इसलिए दिया, वो चाहते हैं आगे चलकर जो भारत की डिजिटल करेंसी है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन ओरिएंट की बात करें तो CBDC का फुल फॉर्म आपको जानना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे हम ई-रूपी के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। मेरे वीडियो के नीचे कई कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट आया कि सर करंट अफेयर्स तो बहुत लोग करा रहे हैं, आप में क्या डिफरेंस है? देखो यार, मुझे डिफरेंस नहीं पता, लेकिन उसमें एक और कमेंट आया कि सर बैंकिंग फाइनेंस क्यों नहीं करा रहे? तो जो लोग रेगुलर हैं वो जानते हैं कि बैंकिंग फाइनेंस भी मैं करा रहा हूँ। एक सेपरेट सेक्शन हर वीडियो में होता है जहाँ पर कम से कम 2 से 3 खबरें और कई बार तो 7 से 8 खबरें होती हैं बैंकिंग फाइनेंस की, तो वो भी यहाँ कवर होता है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाइमलाइन बना दूं ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? हाँ, उनका निकनेम पता है आपको, बीबी, लेकिन नाम उनका है बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने वो गए थे साइप्रस, विजिट पे गए थे। और अगर मैं आपको दिखाऊं साइप्रस को तो कुछ हाँ, अगर मैं अब बात करूँ तो साइप्रस बहुत नज़दीक है आपके इजराइल के। इनफैक्ट इजराइल से उसके अच्छे संबंध बनाने की कोशिश हो रही है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं एक ऑप्टिक फाइबर केबल लिंक बनाना, जिससे एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ लिंक हो जाए, ताकि जो पावर के इश्यूज़ हैं, ताकि जो फ्यूल के इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व कर लिया जाए। तो एक वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल ऑप्टिक फाइबर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो इन 3 एरियाज़ को, यूरोप को, मिडिल ईस्ट को और एशिया को आपका जोड़े। यहाँ पर बात समझना ध्यान से, साइप्रस वैसे तो आपका वेस्ट एशिया में है, लेकिन उसका जो जियोपॉलिटिक्स है, उसका जो करेंसी है, उसके जो बिजनेस है, वो मैक्सिमम यूरोप से एसोसिएटेड है, हालांकि वो वेस्टर्न एशिया में है। तो कहीं ना कहीं साइप्रस का इसमें एक्सेप्ट करना एक बड़ी बात है। तो ये क्या रहा है कि ग्रीस, साइप्रस और इजराइल ये एक यूरेशिया करके एक कनेक्टर बनाना चाहते हैं, जिससे कि पावर सप्लाई, जिससे कि फ्यूल सप्लाई, इनमें आसानी हो और रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से एक नया रास्ता खुले, ताकि जो मूवमेंट है यूरोप का वो इस डायरेक्शन से भी आपका आगे बढ़े। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि अब्राहम अकॉर्ड, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम साइन किए गए थे विद कपल ऑफ गल्फ कंट्री, जो कि साइन किया था इजराइल ने यूएई के साथ साइन किया था फॉर एग्जांपल। तो अब्राहम अकॉर्ड एक अच्छी पहल है जिसके तहत इजराइल कोशिश कर रहा है कि वो जो बाकी देश हैं, एक्सक्लूडिंग ईरान, बिकॉज ईरान से बहुत ही डीप रूटेड डिफरेंसेस हैं इजराइल के, तो उनसे तो बात हो नहीं सकती, लेकिन सऊदी अरेबिया से बात हो सकती है। तो कोशिश ये कर रहा है कि गल्फ कंट्रीज़ को मिलाकर, मिडिल ईस्ट को मिलाकर, एशिया तो है ही और यूरोप को, ये एक ऑप्टिक फाइबर लिंक वो बना सके। इस वजह से ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ है। ठीक है, फिर चाइना ने कंफर्म किया है, ये मैंने आपको पहले ही ब्रेक किया था, मैं कोई सनसनी नहीं फैला रहा, लेकिन रिपोर्ट्स थी, अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया में आया था कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, वो
इंडिया के दौरे पे नहीं आएंगे। ही इज़ द सेकेंड हाई प्रोफाइल हेड ऑफ द स्टेट आफ्टर पुतिन जो इंडिया नहीं आएंगे। मैक्सिको के भी लीडर नहीं आ रहे हैं। तो जो G20 को लेकर यूनिटी दिखती है वो सच नहीं है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा वी कैन ऑलवेज ऑब्जर्व। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि G20 समिट में क्या होने वाला है। हालांकि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इतना बड़ा समिट हमारे देश के अंदर कर रहे हैं। तो चाइना के जो डेप्यूटी हैं, मतलब जो वहाँ के प्रीमियर हैं, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर हैं, ली केकियांग, वो अटेंड करेंगे। फिर यूक्रेन की ओर चलते हैं। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की साहब हैं, वहाँ के हेड ऑफ़ द स्टेट हैं। वॉर टाइम में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को चेंज किया है। उनका मानना है कि समय के साथ हमें नए आइडियाज़ चाहिए, समय के साथ हमें नए अप्रोचेस चाहिए, और अगर नया रक्षा मंत्री आएगा, नया डिफेंस मिनिस्टर आएगा, तो हम इस वॉर को बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। ये हवाला देके उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को चेंज किया। इसके बाद भी आगे करेंगे। और बड़ी खबर, 43rd आसियान समिट जो है वो आपका आज स्टार्ट हो रहा है जकार्ता इंडोनेशिया में। मतलब आज के दिन वो अब हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं इस पूरे मुद्दे पे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोट किया आइडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना ऑप्टिक फाइबर प्रोजेक्ट का, जो कि एशिया, अरेबियन पेनिनसुला और यूरोप को लिंक करेगा इजराइल साइप्रस के जरिए। 2020 में जो यूएस ब्रोकरेज अब्राहम अकॉर्ड था, उससे रिश्ते बेटर हुए हैं इजराइल के विद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। सऊदी अरेबिया से बेहतर हो रहे हैं, ऑलरेडी यूएई बहरीन से बेटर हो चुके हैं। तो ये जो उनका एक आइडिया है उसमें वेटेज तो है और आगे चलकर ये काम ज़रूर हो सकता है। फिर अगर हम बात करें आसियान का, तो आसियान का फुल फॉर्म है, ये देखिए आपके सामने माइंड मैप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये फुल फॉर्म है इसका। ये एक क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन, रीजन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि उस रीजन में, खास तौर पे जो एशिया पैसिफिक का रीजन है, उस रीजन में जो पीस हार्मनी है उनको चाहता है, और इसके लिए इसे बनाया गया था। इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, और 8 अगस्त को हर साल हम आसियान डे के तौर पे मनाते हैं। मेंबर्स की बात करें तो इसमें अभी एक मेंबर कम दिख रहा होगा, उस पर हम आगे आएंगे। ये मेंबर्स इसके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये इसके मेंबर्स हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी आपकी 67 में, जब आसियान को बनाया गया था। इसका थीम है वन अर्थ, इसका थीम जो है वो थीम आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, तो इस थीम को यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। और लेटेस्ट का मेंबर जो है वो आपका टिमोर लेसे है, जो पिछले समिट में इसका मेंबर जो है वो बनाया गया था। तो आसियान समिट आज के दिन जकार्ता इंडोनेशिया में आपका स्टार्ट हो रहा है। फिर आते हैं ज़ेलेंस्की साहब की ओर, तो उन्होंने अपॉइंट किया है एक नया डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, उनको अपॉइंट यहाँ पर किया है। अब यूक्रेन की बात करें तो ये अपॉइंटमेंट हुआ क्यों है, देखिए ये अपॉइंटमेंट इसलिए हुआ है बिकॉज अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये रीजन है, ठीक है, ओडेसा। ओडेसा एक जगह है जहाँ पर कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक अटैक हुआ था, रशिया ने अटैक किया था, और ये अटैक बहुत ही क्रिटिकल था। इनफैक्ट रोमानिया के बॉर्डर पे अटैक हुआ था। रोमानिया, अगर आपको याद होगा, तो वो एक नाटो का अलाई है, और यहाँ पर अटैक ये दिखाता है कि रशिया अग्रेसिव है। तो इस अटैक को देखते हुए ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई है कि भाई अब हमें चेंज करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी। तो उसको देखते हुए ये पूरा चेंज जो है वो आपका दोस्तों किया गया है। तो अब जो नए अध्यक्ष बने हैं, नए डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम है रुस्तेम उमरेव, ये उनका नाम है, और ये अब नए डिफेंस मंत्री बने हैं यूक्रेन के। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो उसका ऑलरेडी हम जानते हैं कीव का कैपिटल है, व्रिनिया करेंसी है। रोमानिया का लेव करेंसी है, रोमानिया ऑलरेडी जानते हैं, बुकारेस्ट आपका कैपिटल है और लेव यहाँ की करेंसी है। सिमिलरली मोल्डोवा की बात करें, मोल्डोवा की बात करें, चिसिनाउ कैपिटल है और लेव करेंसी है। फिर पोलैंड है, वॉर्सो कैपिटल है, ज़्लोटी करेंसी। बेलारूस का मिन्स्क कैपिटल है, रूबल करेंसी है। बाकी पड़ोस में तो रशिया है, और यहाँ पर क्रीमिया है जिसका ऑलरेडी अक्विजिशन रशिया जो है उसके अंतर्गत आता है। रशिया कहता है कि एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें क्रीमिया ने हमें एक्सेप्ट किया था, यूक्रेन उसको फिलहाल अभी आपका नहीं मानता है। आगे बढ़ते हैं। 43rd आसियान समिट आपके दोस्तों जो हैं वो हो रहे हैं जकार्ता इंडोनेशिया में, और इस समिट में सबसे खास बात है कि एक बड़ा डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सिएन लूंग, जो कि इस समिट को लीड भी एक तरह से करेंगे। और इस समिट में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो म्यांमार का क्राइसिस है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है,
इनफैक्ट उसको देखा जाएगा। और साथ में जो अलग अलग इश्यूज़ है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा इशू आपका है साउथ चाइना सी का, जिसको लेकर वियतनाम ने, फिलीपींस ने, ताइवान ने, कई देशों ने ऑलरेडी आपत्ति जताई है कि उस नए मैप में आपने अपना टेरिटरी कैसे ऐड कर दिया, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा बिल्कुल हो सकती है। अब आते हैं साइंस एंड टेक पे और चंद्रयान 3 की बात करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जो प्रज्ञान रोवर था उसको स्लीप मोड में कर दिया गया है, ताकि 22 सितंबर को उसको हम अवेक कर सकें और अगर पॉसिबल हो तो उससे और ऑब्जर्वेशन करा सकें। हालांकि सारे जो टारगेट्स हैं मीट हो चुके हैं। उसी तर्ज पे जो विक्रम लैंडर है उसको भी अब आपका स्लीप मोड में दोस्तों जो है वो रखा गया है। ये खबर दी है कल सुबह 8 बजे इसरो ने। और इससे पहले उसने ये भी बताया कि जो एक्सपेरिमेंट्स थे, खासतौर पे चेस्ट एक्सपेरिमेंट जो कि टेम्परेचर वेरिएशन का था, रामभा एलपी जो कि आपका प्रोब था, लैगम्यूर प्रोब था, और इल्सा, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इनके हो चुके हैं। और कायदे से देखें तो ऑलरेडी उनका 1 डे या फिर 1 मून डे का एक उनका मिशन था जो कि 14 डेज़ का है। और जब 22 को उठाएंगे तो ऑलरेडी डेज़ बीत चुके होंगे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि कोशिश करें वो अवेकन हो और आगे चल के एक्सपेरिमेंट हो। तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अलग अलग कौन कौन से आपके पेलोड्स हैं। तो जैसे कि यहाँ जिक्र हुआ चेस्ट का फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस फिजिकल एक्सपेरिमेंट, रंभा एलपी द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, और इल्सा इंटरनेशनल लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो ये जो हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर ये काम जो कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये तो एक संगठन का नाम हो गया, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो है आपके सामने वो यहाँ पर दिया हुआ है। एंड दैट पर्टिकुलर फुल फॉर्म गाइज इज इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, जो कि सिस्मोग्राफ एक तरह से है और वहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं सरफेस की उसको चेक करता है। बाकी ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ आपको, जो सारे हैं, चाहे चेस्ट हो, रंबा हो, एपीएक्सेस हो, लिप्स हो। अच्छा, एपीएक्सेस लिप्स की बात मैंने कल की थी आपसे। इन दोनों ने ही वेरीफाई किया है कि सल्फर का प्रेजेंस लूनर सरफेस पे है। इनफैक्ट लिप्स ने तो ये भी कहा था कि वहाँ पर क्रोमियम एल्युमिनियम के सब्सटेंसेस भी आपके पाए गए हैं। और शेप एक ऐसा पेलोड था जो चंद्रयान 3 में तो है, चंद्रयान 2 में आपका ये नहीं था। तो इस वजह से स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ये जो पेलोड है ये पहली बार गया था, चंद्रयान 2 में ये आपका नहीं किया था। अब आते हैं डिफेंस पे। द सेकेंड एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को शुरू किया गया है आपका न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है, और ये एक बाइनियल इवेंट है और ये सर्वोच्च इवेंट है आपके नेवल कमांडर्स का, जो कि जो नेवल कमांडर्स के बीच फॉर्मुलेशन है, पॉलिसी मेकिंग है, डिस्कशंस है, उनकी बात करता है। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना नेवल कमांडर्स के लिए जिसमें वो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ एंगेज कर सकें और जो इनिशिएटिव्स हैं नेवी के उनको आगे ले सके विद द मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व। उसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस आपका दिल्ली में किया गया। फिर आते हैं बैंकिंग फाइनेंस पे। बजाज ऑटो सब्सिडरी को मिला है आरबीआई अप्रूवल फॉर एनबीएफसी ऑपरेशंस। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो ये एनबीएफसी लाइसेंस भी देता है और ये बैंक्स लाइसेंस भी देता है। अगर हम बात करें बैंक्स के लिए तो उसके लिए अलग से एक्ट, इसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। और अगर हम बात करें एनबीएफसी के लिए, उसके एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ठीक है, इसके ज़रिए देता है वो एनबीएफसी। इनफैक्ट एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा अंडर दी कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 या फिर 2013। उसके बाद लाइसेंस मिलता है उसको आरबीआई एक्ट से। जिनको लाइसेंस आरबीआई देता है या तो वो होती हैं आपकी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज या फिर ऐसी एनबीएफसीज जो कंप्लीटली आपकी आरबीआई के अंडर होती हैं। इन्हें हम रेसिडुअरी एनबीएफसी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में अगर सवाल आएगा कि एनबीएफसी को रेगुलेट कौन करता है या एनबीएफसी को लाइसेंस कौन देता है, तो उसका आंसर तो रहेगा आपका आरबीआई। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम एनबीएफसीज में बात करें तो कई एनबीएफसीज हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एनबीएफसीज हैं, इन्वेस्टमेंट एनबीएफसीज हैं। तो इंश्योरेंस को करता है इरडाई और इन्वेस्टमेंट को करता है आपका सेबी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये करेगा, लेकिन अमूमन जनरली ऑन अ कंसेंसस अगर क्वेश्चन आता है कि एनबीएफसी रेगुलेट कौन करता है तो उसका आंसर आरबीआई रहेगा। ठीक है, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टडी खबरों पे। दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना के अंदर इंडिया का पहला गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री जो है वो बनने वाला है। मैंने पहली बार गोरिल्ला ग्लास के बारे में क्लास 12 में सुना था।
जब एक फ़ोन होता है, फ़ोन पे बताते हैं भाई गोरिल्ला ग्लास है, मतलब टूटेगा नहीं। वो अलग बात है कि टूट जाता था कभी कभी, लेकिन हाँ वही कंसेप्ट पे है। तो कॉर्निंग इंक जो कि एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है यूएस बेस्ड, वो गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगी तेलंगाना में और खर्चा करेगी 934 करोड़ का। अगर हम कॉर्निंग इंक की बात करें तो न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है आपकी और फॉर्च्यून 500 कंपनी है, तो बड़ी कंपनी है और 172 ईयर्स का इसका लेगेसी है, इतने साल पुरानी कंपनी है। और इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन टर्म्स ऑफ ग्लास साइंस, सिरामिक साइंस, ऑप्टिकल फिजिक्स, इसमें लीडर रही है। तो बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया में भी अब गोरिल्ला ग्लास की एक फैक्ट्री तेलंगाना में आपका बनकर तैयार हो जाएगी। MOUs आज के दिन कोई नहीं है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। तो पहला इंपॉर्टेंट डे है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। आज के दिन इसको मना रहे हैं। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? बिकॉज आज के दिन 1997 में डेथ हुआ था मदर टेरेसा का, जो नोबेल प्राइज़ विनर भी थी पीस प्राइज़ की, जो भारत का गांधी पीस प्राइज़ की विनर भी हैं, कई सारे मिल चुके हैं। और मिशनरीज ऑफ चैरिटी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोलकाता बेस्ड है, उसकी फाउंडर भी हैं और इसीलिए इस डे को हम मनाते हैं। बाकी आज के दिन हम नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। आज के दिन बर्थ एनिवर्सरी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जो भारत के शिक्षा मंत्री भी थे, जो भारत के शिक्षा मंत्री कुछ समय तक रहे, लेकिन वो फेमस थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति के तौर पे। तो उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी। वो एक शिक्षाविद थे, एक टीचर भी रहे हैं, काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं उन्होंने। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम टीचर्स डे भी दोस्तों जो है वो मनाते हैं। बड़ी खबर है अब, सेंटर का एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है आपका? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब ये है क्या? अगर एक बच्चा है जो किसी भी कारण से स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है या उसको दिक्कत हो रही है, तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा NCERT बुक्स का, अलग अलग मटेरियल का, जहाँ पर जाकर ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हर बच्चा अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। तो और हर इंसान की, हर व्यक्ति की, स्पेशली बच्चे की जो कैपेबिलिटी है अडेप्ट करने की, परसीव करने की, स्टडी करने की, वो डिफरेंट होती है। तो इस दीक्षा पर उन्होंने PAL जो है उसको इंटीग्रेट किया। PAL क्या है? पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द स्किल सेट, एनालाइजिंग द स्किल सेट, द इंटेलेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, वो डिसाइड करेंगे कि उसको कैसे हम दीक्षा प्लेटफॉर्म को प्रेजेंट करें, कैसे उसको हम लर्निंग प्रोवाइड करें। तो बेसिकली जो PAL सॉफ्टवेयर है वो एक्सपेक्ट करेगा हर स्टूडेंट को एक इंडिविजुअलाइज तरीके से लर्न कराना, एक कस्टमर तरीके लर्न कराना, ताकि उसकी यूनिक नीड्स के हिसाब से उसको हम ये पढ़ाई कर सकें। तो सेंटर का जो दीक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उसने अब AI हेल्प शुरू की है और इसके लिए उसने PAL जो पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग है उसको अपने प्लेटफॉर्म पर जो है वो ऐड किया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्पोर्ट्स पे। 2013 में एक Formula 1 रेसर थे जो रिटायर हो चुके हैं, जिनका नाम है सेबेस्टियन वेटल। वो भी आपका रेड बुल की जो Formula 1 टीम है उसको ड्राइव करते थे। उस समय रिकॉर्ड बनाया था लगातार 9 रेसेस जीतने का। इस रिकॉर्ड को पिछले ग्रांड प्री में करंट वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन ने मैच किया था और अब वो ब्रेक भी कर दिया है। ही हैज़ वन हिज 10th रेस इन अ रो और उन्होंने जीता है इटालियन ग्रांड प्री। इटली सब जानते हैं फरारी का होम है और लेकिन फिर भी जो 1-2 रैंक पे आए वो आपके आए सर्गियो पेरेज सेकंड पे, नंबर 1 पे मैक्स वर्स्टैपन, और उन्होंने इटालियन ग्रांड प्री जो है वो जीत ली है। फिर ये आपके सामने फ़ोटो इनकी है। पीलू रिपोर्टर नाम है इनका, रिपोर्टर नहीं है, ये उन पहले 2 न्यूट्रल एम्पायर्स में से एक है 1986 में, जब पहली बार ICC ने ट्राई किया था कि इंस्टेड ऑफ अंपायर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री हम न्यूट्रल एम्पायर्स को उस मैच में लाएं। तो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच था। उस मैच में पीलू रिपोर्टर ने वहाँ पर अंपायरिंग की थी। इनफैक्ट इन्होंने 92 का वर्ल्ड कप है उसमें भी अंपायरिंग की थी और इनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए न्यूज़ में है। फिर दोस्तों जवागर श्रीनाथ ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज अभी जो मैच हुआ ना, जो आपने कल मैच देखा होगा, तो जवागर श्रीनाथ जो कि ICC के एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज में से हैं, वो अपना 250th मैच जो ODI मैच उन्होंने कल के दिन उन्होंने खेला है, कल के दिन उन्होंने ऑफिशिएट किया है, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच पाले किले में, जो कैंडी के पास एक छोटा सा एक एरिया, एक छोटा सा एक सबर्ब है, वहाँ पर किया। और ये 4th
पर्सन है टू रीच द माइलस्टोन। इनसे पहले श्रीलंका के रजत मधुगले, क्रिस ब्रॉड यूके इंग्लैंड के और जेफ क्रो न्यूजीलैंड के ये प्रिविलेज कर चुके हैं। तो ही स्टूड इन हिज 250th मैच एज अ मैच रेफरी। इनका नाम है जवागल श्रीनाथ। ठीक है, बहुत ही तेज़ बॉलर थे और इन्होंने इसमें भी अपना एक बहुत ही एमिनेंट करियर जो है वो बनाया है। ARS प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इनका नाम है डॉक्टर PV सत्यनारायण। इनको इस साल का डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। ये साइंटिस्ट हैं आपके ARS मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन में, और इनको ये सम्मान दोस्तों जो है वो दिया गया है। और ठीक है, और MS स्वामीनाथन कौन है? MS स्वामीनाथन जो हैं वो भारत के, उन्हें हरित क्रांति का जनक कहते हैं, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये अवार्ड 2004 में स्टार्ट किया गया था फॉर कंट्रीब्यूशंस बाय पीपल जो इम्पैक्ट करते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च में, डेवलपमेंट में और ओवरऑल फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर के सस्टेनेबिलिटी में। तो उसको लेकर ये अवार्ड दिया गया था और ये MS स्वामीनाथन जी के नाम पर ये नाम रखा इस अवार्ड का दिया गया है। फिर भारत के लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों रिटायर्ड, ये अब IIT मंडी जो हिमाचल में है उसके बोर्ड डायरेक्टर्स के चीफ बनाए गए हैं, इस वजह से न्यूज़ में है। बाकी भारत की जो IT सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, IT सॉफ्टवेयर सर्विसेज, BPO सर्विसेज की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है NASSCOM, उसने अपॉइंट किया है कॉग्निजेंट के चेयरमैन एंड MD राजेश नाम्बियार को एज ए न्यू चेयरपर्सन। NASSCOM एक तरह से बात करती है सॉफ्टवेयर कंपनी, BPO KPO कंपनीज़, उनके हित की बात करती है, उनके बीच का एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरह काम करती है। तो NASSCOM जो है दैट इज़ नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर सर्विस एंड कंपनीज़, उसने दोस्तों जो है कॉग्निजेंट जो कि IT कंपनी है उसके चेयरमैन MD राजेश नाम्बियार को अपना नया चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट किया है। फिर दोस्तों अफ्रीकन यूनियन आपका न्यूज़ में है, बिकॉज एक तो जो समिट है अफ्रीका क्लाइमेट समिट वो शुरू हुआ है आपका कल, और ये समिट आपका कीनिया में शुरू हुआ है और इसको ऑर्गेनाइज़ किया है अफ्रीकन यूनियन ने, और अफ्रीका क्लाइमेट वीक के साथ ये एक समिट वहाँ पर हुआ है और इसका थीम है ड्राइविंग ग्रीन ग्रोथ एंड क्लाइमेट फाइनेंस सॉल्यूशंस फॉर अफ्रीका एंड द वर्ल्ड, और ये अब आपका शुरू हो चुका है। चूँकि यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन कर रहा है तो हमारे जो आज की इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन के 2 बड़े बड़े सेंटर्स हैं, आदिस अबाबा और जोहानिसबर्ग। फाउंड हुआ आपका 2002 में। 55 मेंबर्स हैं, 55 अफ्रीकन कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, और फॉर्चून जेड चरुम्बीरा इसके करंट में आपके प्रेसिडेंट हैं। फिर दोस्तों हम आज एक जानवर की बात करते हैं, और वो जानवर है आपका एशियाटिक वाइल्ड डॉग। मतलब अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ तो एशियाई बावरा कुकुर। ठीक है, तो जो विलेजर्स हैं दे वर स्टन्ड बाय द रेयर साइटिंग ऑफ एशियाटिक वाइल्ड डॉग या एशियाई बावरा कुकुर या ढोल, जो कि तीर्थहली में पाया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग है क्या। देखिए इसका नाम है इंडियन वाइल्ड डॉग, विस्लिंग डॉग, रेड वुल्फ, रेड डॉग या माउंटेन वुल्फ, और इसका साइंटिफिक नाम है आपका कुओन अल्पिनस। बेसिकली ये क्लस्टर पाया जाता है अक्रॉस इंडिया में पाया जाता है, मेनली वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और जो ढोल्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो कि इनहैबिट करते हैं डेंस जंगल्स को, माउंटेन्स को, स्क्रब फॉरेस्ट को, पाइन फॉरेस्ट को, और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है एज पर दी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इनका एक रेयर साइटिंग आपका देखा गया है एट तीर्थहली। इसी वजह से एशियाटिक वाइल्ड डॉग या एशियाई बावरा, एशियाई वाइल्ड कुकुर जो है उसे दोस्तों देखा गया है। बाकी बातें हमारे होमवर्क पे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन WCC's ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है इन कंट्री न्यूबल H1B वीज़ा फॉर इंडिया। खर्ची पूजा किस स्टेट यूटी में की जाती है। जॉस बटलर जिन्होंने अभी 10 रन पूरे किए T20 फॉर्मेट में कौन से कंट्री से हैं, और कौन सा संगठन है जो लीड करता है ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क को। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम कल। थैंक यू सो मच। बाकी दोस्तों आज शाम को 7 बजे हम सेट 4 लेकर आएंगे लास्ट 6 मंथ MCQ का, और साथ ही साथ हमने जो आपको प्रॉमिस किए थे फर्स्ट डे में उन सबको हम यहाँ पर टेकअप करेंगे इन सेशंस के अंदर। बस आपको सपोर्ट करते रहना इस नए चैनल को, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा अगर आपको अच्छा लगा है, और
कम से कम अपने 1 से 2 दोस्त को रिकमेंड कीजिएगा फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके कि एक्सप्लेन बाय कुश पांडे को ज़रूर देखें फॉर करंट अफेयर्स, बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल्स एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द लेटेस्ट इवेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।